तो दोस्तों, हॉलीवुड में बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज बनी हैं जिनमें अक्सर एलियन या रोबोट दिखाए जाते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसी फिल्म सीरीज है जिसमें एलियंस और रोबोट्स को जोड़ के एक अलग प्रजाति दिखाई गई है। ट्रांसफॉर्मर्स की शुरुआत हुई थी एक टॉय कंपनी से, जिसके बाद उसकी एनिमेटेड फिल्म बनी और फिर 2007 में पहली बार उनकी लाइव एक्शन मूवी रिलीज हुई, जो कि बहुत ही जोरदार है। इस फिल्म में न सिर्फ बढ़िया ग्राफिक्स है बल्कि इसकी स्टोरी भी कमाल की है। आज मैं 2007 की पहली ट्रांसफॉर्मर्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले अंतरिक्ष के एक ग्रह साइबरट्रॉन से, जहां ट्रांसफॉर्मर्स नाम के एलियंस रहते थे, जो कि दिखने में रोबोट्स की तरह लगते हैं लेकिन उनके अंदर जान होती है। ये रोबोट्स बहुत ही बड़े, इंटेलिजेंट और पावरफुल होते हैं और खुद को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। साइबरट्रॉन प्लेनेट पर ऑलस्पार्क नाम का एक बड़ा सा क्यूब मौजूद था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स था, जिसकी वजह से न सिर्फ वो प्लेनेट बना था बल्कि उसी से ट्रांसफॉर्मर का भी जन्म हुआ था। ऑलस्पार्क किसी भी मशीन को मॉडिफाई करके उसे एक जिंदा रोबोट बना सकता था। इस शक्ति की बदौलत साइबरट्रॉन पे कई साल तक तरक्की हुई और वहाँ शांति कायम रही। लेकिन फिर मेगाट्रॉन नाम के एक ट्रांसफॉर्मर के मन में लालच आया और उसने ऑलस्पार्क की ताकत से अपने ग्रह पे कब्जा करने का सोचा। इसके लिए उसने डिसेप्टिकॉन्स नाम की एक टीम बनाई, जिसमें मेगाट्रॉन जैसे ही बुरे रोबोट्स शामिल थे, और वो लोग ऑलस्पार्क को हासिल करने के पीछे पड़ गए। तब उनका विरोध किया ऑटोबॉट्स नाम की एक टीम ने, जिनका लीडर था ऑप्टिमस प्राइम, जो कि काफी अच्छा था और वो बुरे रोबोट्स को रोकना चाहता था। फिर काफी टाइम तक इन दोनों ग्रुप में लड़ाई चली, जिससे साइबरट्रॉन प्लेनेट बर्बाद हो गया और वो रहने लायक नहीं बचा। इसके अलावा उस लड़ाई में ऑलस्पार्क भी अंतरिक्ष में कहीं खो गया और वो सन 10,000 BC में पृथ्वी पे पहुंच गया। उधर सभी ट्रांसफॉर्मर्स अपना ग्रह छोड़कर अब रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना ढूंढ रहे थे और उन्हें ऑलस्पार्क की भी तलाश थी। ऑटोबॉट्स उस क्यूब से अपने ग्रह को ठीक करके लड़ाई का अंत करना चाहते थे और डिसेप्टिकॉन्स उससे पूरे ब्रह्मांड पे हुकूमत करना चाह रहे थे। फिर कई साल की खोज के बाद मेगाट्रॉन को ये पता चल गया कि ऑलस्पार्क पृथ्वी पे है, इसीलिए वो ईयर 1883 में यहाँ पे आ गया। लेकिन वो गलती से आर्कटिक में पहुँच के वहाँ की बर्फ में जम गया और बेहोश हो गया। फिर 14 साल बाद यानी ईयर 1897 में आर्चिबाल्ड विटविकी नाम के एक आदमी को मेगाट्रॉन बर्फ में फंसा हुआ मिल जाता है, और जब वो आदमी उसे हाथ लगाता है तो इससे मेगाट्रॉन का नेविगेशन सिस्टम ऑन हो जाता है और ऑलस्पार्क की लोकेशन, जो कि मेगाट्रॉन को मालूम थी, उसका नक्शा आर्चिबाल्ड के चश्मे पे छप जाता है। लेकिन वो आदमी इस पे ध्यान नहीं देता और मेगाट्रॉन वहीं पे फंसा रहता है। फिर 1913 में US गवर्नमेंट को ऑलस्पार्क मिल जाता है और इसके कुछ साल बाद उन्हें आर्कटिक में मेगाट्रॉन भी दिख जाता है। इन दोनों चीज़ों की एक जैसी बनावट से साइंटिस्ट ये समझ जाते हैं कि वो स्पेस से यहाँ आए हैं, इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑलस्पार्क के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं और मेगाट्रॉन को भी वहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। उस रोबोट को उन्होंने बर्फ में ही जमा के रखा था ताकि वो होश में आके कोई गड़बड़ी ना करे। फिर उस जगह पे सेक्टर 7 नाम की एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, जिसका काम था अंतरिक्ष की उन चीज़ों की जांच करना और उनकी रक्षा करना। सेक्टर 7 के साइंटिस्ट मेगाट्रॉन की स्टडी करते हैं, जिससे उन्हें धरती की टेक्नोलॉजी का विकास करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स इंसानों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम को भी ये पता चल गया था कि ऑलस्पार्क पृथ्वी पे है, इसीलिए वो अपने एक साथी रोबोट बम्बलबी को यहाँ भेज देता है, जो कि धरती पे एक कार का रूप लेकर छुपा रहता है और कई साल तक ऑलस्पार्क की खोज करता है। फिर 2007 में बम्बलबी को सैम विटविकी नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो कि उस आदमी का परपोता था जिसे आर्कटिक में मेगाट्रॉन मिला था और उसके चश्मे पे ऑलस्पार्क की लोकेशन छप गई थी। बम्बलबी को उस चश्मे के बारे में इंटरनेट से पता चल जाता है, क्योंकि सैम ने अपने परदादा का पुराना सामान एक वेबसाइट पे बेचने के लिए डाला था। बम्बलबी को उस चश्मे की फोटो से ये समझ में आ गया था कि उस पे वो क्यूब का मैप है, लेकिन उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए असली चश्मे की ही जरूरत थी। इसलिए बम्बलबी किसी तरह सैम के करीब आने का सोचता है ताकि वो उससे चश्मा ले सके।
फिर जब एक दिन सैम अपने पिता के साथ एक सेकंड हैंड कार खरीदने जाता है तो बम्बलबी वहां कार के रूप में पहुंच जाता है और वो उसका ध्यान आकर्षित करता है, जिससे सैम वो कार खरीद लेता है, जो कि असल में एक ऑटोबॉट रोबोट था। दूसरी तरफ बाकी डिसेप्टिकॉन्स भी ऑलस्पार्क और मेगाट्रॉन की तलाश करते हुए पृथ्वी पे पहुंच गए थे। यहाँ वो पहले इंटरनेट से अपने लीडर और उस क्यूब को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती, जिससे उन्हें लगता है कि मेगाट्रॉन गवर्नमेंट के कब्जे में होगा। इसीलिए वो अलग अलग देशों में जाकर वहाँ की सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल्स को चेक करने लगते हैं। इसी के चलते ब्लैकआउट नाम का एक डिसेप्टिकॉन हेलीकॉप्टर के रूप में कतर देश जाता है और वहाँ यूएस मिलिट्री के बेस पे हमला कर देता है। फिर वो वहाँ के कंप्यूटर से टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। इससे उसे ये पता चल जाता है कि मेगाट्रॉन और ऑलस्पार्क अमेरिकी सरकार के कब्जे में है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी डिटेल्स ले पाता, वहाँ के सोल्जर्स उस कंप्यूटर का कनेक्शन काट देते हैं। तब ब्लैकआउट वो मिलिट्री बेस को तबाह करके वहाँ से भाग जाता है। इस हादसे में कुछ सोल्जर्स बच जाते हैं, जिन्हें अब ट्रांसफॉर्मर्स के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था, जिससे उन रोबोट्स को खतरा हो सकता था। इसीलिए स्कॉर्पोनॉक नाम का एक डिसेप्टिकॉन उन सोल्जर्स का पीछा करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर वो सोल्जर्स एक खास मिसाइल से उसे मार देते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स को सिर्फ एक ही हथियार से नुकसान पहुंचाया जा सकता था, जिसके बारे में अब उन सोल्जर्स को पता चल गया था। उधर बाकी डिसेप्टिकॉन्स को ये समझ में आ गया था कि मेगाट्रॉन अमेरिका वालों के पास है, इसीलिए उनका एक छोटा रोबोट साथी फ्रेंजी यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन में घुस जाता है और वहाँ के कंप्यूटर से डाटा चुराने लगता है। इसके अलावा वो उस कंप्यूटर में एक वायरस भी डाल देता है ताकि मिलिट्री वाले एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि उन्हें अब ट्रांसफॉर्मर्स की कमजोरी पता चल गई थी। फ्रेंजी को उस कंप्यूटर में ऑलस्पार्क की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि गवर्नमेंट को उस हैकिंग के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो कनेक्शन काट देते हैं। तब फ्रेंजी उस प्लेन से निकल जाता है और अपने एक साथी बैरिकेड, जो कि पुलिस की कार के रूप में घूम रहा था, उसके साथ वहां से भाग जाता है। फ्रेंजी को उस कंप्यूटर से ये पता चल गया था कि आर्चिबल्ड विटविकी नाम के एक आदमी ने मेगाट्रॉन को देखा था। इसीलिए वो इंटरनेट पे विटविकी के बारे में सर्च करता है, जहां उसे सैम विटविकी का अकाउंट दिख जाता है, जिसपे उसने वो चश्मा बेचने के लिए डाला था। उस चश्मे पे फ्रेंजी और बैरिकेड को ऑलस्पार्क का मैप दिख जाता है। इसीलिए वो दोनों सैम को ढूंढ के उससे वो चश्मा लेने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ बम्बलबी अब सैम को पसंद करने लग गया था, इसीलिए वो सैम की क्लास की एक लड़की मिकेला को पटाने में उसकी मदद करता है। फिर एक रात बम्बलबी घर से बाहर निकल जाता है। तब सैम उसका पीछा करता है और वो बम्बलबी को उसके रोबोट वाले रूप में देख लेता है, जो कि बाकी ऑटोबॉट्स को धरती पे आने के लिए सिग्नल भेज रहा था, क्योंकि उसे ऑलस्पार्क का सुराग मिल गया था। ये देखकर सैम को समझ में आ जाता है कि उसकी कार मामूली नहीं है, बल्कि एक एलियन रोबोट है। इसीलिए वो उससे डरने लग जाता है। अगले दिन सैम अपनी कार से बच के भागने लगता है और वो मिकेला से टकरा जाता है। तब उन दोनों पे बैरिकेड हमला कर देता है, जो कि सैम से उस चश्मे के बारे में पूछता है। तब बम्बलबी वहां आकर सैम और मिकेला को बचाता है और उन्हें उस जगह से दूर ले जाता है। लेकिन फिर बैरिकेड और फ्रेंजी उन्हें घेर लेते हैं, जहां बम्बलबी बैरिकेड से लड़के उसे थोड़ा घायल कर देता है और सैम और मिकेला फ्रेंजी से लड़ते हैं। लेकिन आखिर में वो रोबोट मिकेला के फोन का रूप लेकर उसके बैग में घुस जाता है और चुपचाप उस पर नजर रखता है। इसके बाद बाकी ऑटोबॉट्स धरती पे आ जाते हैं, जिन्हें बम्बलबी ने सिग्नल देकर यहाँ बुलाया था। तब ऑप्टिमस प्राइम सैम और मिकेला से मिलके उन्हें अपने ग्रह की कहानी सुनाता है और बोलता है कि ऑलस्पार्क की मदद से डिसेप्टिकॉन्स इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं और यहाँ की सभी मशीन्स को अपनी आर्मी बनाने वाले हैं, जिससे इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। पर ऑटोबॉट्स ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर दया और अच्छाई थी। इसके लिए ऑटोबॉट्स को डिसेप्टिकॉन से पहले वो क्यूब हासिल करने की जरूरत थी और ऑलस्पार्क तक पहुंचने का रास्ता आर्चिबल्ड विटविकी के चश्मे पर था, जिसे ऑप्टिमस प्राइम सैम से मांगता है। तब सैम उन सब रोबोट्स को अपने घर ले जाता है और वो चश्मा ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट को ये पता चल गया था कि वो एलियन रोबोट्स विटविकी परिवार के पीछे पड़े हैं। इसलिए तब सेक्टर 7 के लोग सैम के घर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एलियंस का रेडिएशन मिलता है,
जिसकी वजह से वो एजेंट्स ये मान लेते हैं कि सैम, उसके परिवार और मिकेला का उन एलियन से कांटेक्ट है। इसीलिए वो उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन फिर ऑटोबॉट्स उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर इस चक्कर में सेक्टर 7 के लोग बम्बलबी को भी पकड़ लेते हैं। हालांकि ऑटोबॉट्स उन सबको आज़ाद कर सकते थे, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ये नहीं चाहता था कि उनकी वजह से इंसानों को नुकसान हो। इसीलिए वो दोबारा बीच में नहीं जाता। पर अब उसे वो चश्मा मिल चुका था, जिससे वो ऑलस्पार्क की लोकेशन पता लगा लेता है, जो कि सेक्टर 7 के हेडक्वार्टर में था। वहीं पे सैम और उसके साथियों को ले जाया गया था। इसीलिए ऑटोबॉट्स वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। ऑप्टिमस ने अब ये सोच लिया था कि ऑलस्पार्क को डिसेप्टिकॉन से दूर रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो उस क्यूब को अपनी बॉडी में समा के नष्ट कर देगा, जिससे वो खुद भी मर जाएगा, ताकि इंसानों की दुनिया सुरक्षित रहे। उधर सेक्टर 7 में देश के सभी खास लोग जमा होते हैं, जिन्हें वहाँ के एजेंट्स वो क्यूब और मेगाट्रॉन की जमी हुई बॉडी दिखाते हैं। तब सैम उन सबको बताता है कि वो रोबोट बुरे ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर मेगाट्रॉन है, जो कि ऑलस्पार्क से धरती पर राज करना चाहता है। फिर सैम उन्हें ऑटोबॉट्स के बारे में बताता है कि वो अच्छे ट्रांसफॉर्मर है, जो कि हमारी दुनिया को बचाना चाहते हैं। इसीलिए वो बम्बलबी को आज़ाद करवा देता है, जो कि उस बड़े से क्यूब को बहुत छोटे साइज में कन्वर्ट कर देता है। ऑलस्पार्क को बचाना अब इंसानों का सबसे बड़ा मिशन बन गया था। इसीलिए वो लोग उसे लेकर सेक्टर 7 से निकल जाते हैं और पास के एक शहर में जाकर उसे एयरफोर्स के हवाले करने का सोचते हैं, ताकि वो डिसेप्टिकॉन्स को ना मिले। लेकिन इसी बीच फ्रेंजी, जो कि मिकेला के फोन के रूप में सेक्टर 7 में आ गया था, उसे अब ये पता चल गया था कि ऑलस्पार्क और मेगाट्रॉन वहीं मौजूद है। इसीलिए वो वहाँ का सिस्टम हैक करके मेगाट्रॉन को बर्फ से आज़ाद कर देता है और सभी डिसेप्टिकॉन्स को जंग के लिए तैयार कर देता है। फिर मेगाट्रॉन और उसके साथी वो क्यूब लेने के लिए सैम के पीछे शहर में चले जाते हैं। तब सभी ऑटोबॉट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उनकी डिसेप्टिकॉन्स के साथ बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, जिसमें मिलिट्री वाले उनकी मदद करते हैं और वो मिसाइल से बुरे रोबोट्स को कमजोर कर देते हैं, जिससे ऑटोबॉट्स उन्हें आसानी से मार पाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में उनका एक साथी भी शहीद हो गया था। आखिर में सिर्फ एक ही डिसेप्टिकॉन बचता है, वो था मेगाट्रॉन, जो कि ऑलस्पार्क को हासिल करने के लिए सैम के पीछे पड़ जाता है। सैम उस क्यूब को एयरफोर्स को देने की कोशिश करता है, लेकिन मेगाट्रॉन एयरफोर्स वालों को ही मार डालता है और अब वो सैम को मारने वाला था। तब ऑप्टिमस प्राइम वहां आके उसे बचाता है और वो सैम को बोलता है कि वो उस क्यूब को उसकी चेस्ट में डाल दे। लेकिन सैम ऑलस्पार्क को ऑप्टिमस के अंदर डालने की बजाय उसे मेगाट्रॉन की चेस्ट में डाल देता है, जिससे वो रोबोट और क्यूब दोनों खत्म हो जाते हैं। अब धरती पे सिर्फ ऑटोबॉट्स ही बचे थे, जो कि यहीं रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका ग्रह तबाह हो चुका था। गवर्नमेंट भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स थे। बम्बलबी अब सैम के साथ रहने का फैसला करता है और बाकी ऑटोबॉट्स भी गाड़ियों का रूप लेकर आम लोगों की नज़र से छुप के रहते हैं। सरकार ने अब सेक्टर 7 को बंद कर दिया था और वो मरे हुए डिसेप्टिकॉन्स के शरीर को समुद्र की गहराई में दफन कर देते हैं। इसके अलावा सैम और मिकेला अब अपनी नई रिलेशनशिप शुरू करते हैं। आखिर में ऑप्टिमस प्राइम स्पेस में उन ऑटोबॉट्स को सिग्नल भेजता है, जो कि प्लेनेट के तबाह होने के बाद बेघर होकर भटक रहे थे। ऑप्टिमस उन अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स को पृथ्वी पर रहने के लिए बुलाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.